ज़मींदार जो थे और जिस तरह आपने कहा कि चुधराहट का मामला भी था, तो फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आप घर में देख चुके होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 80 से पहले हमारे घर में साइकिल भी नहीं था। हाँ, ट्रैक्टर ज़रूर आ गया, क्योंकि वो ट्रैक्टर तो ज़मीनों की काश्त के लिए। हमारे घर में बाइक भी नहीं थी। मैंने जिस स्कूल से अपना स्टार्ट किया है ना, वो मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। तो मैं डे 1 से पैदल चल के जाता था वहाँ पे और पैदल ही चल के वापस आता था। गाँव में बिजली नहीं थी। 1985 में बिजली लगी। मैंने मैट्रिक बगैर बिजली के किया। ये जो इतना लोग रोना रोते हैं ना, ये जो मुझे हकीकत में बुरा लगता है। मैं ये कहता हूँ कि यार उठ के खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते। फिर मेरे सामने 2 रास्ते थे। मैंने एक दिन, वो एक कीकर था, उसके नीचे मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा कि या तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, तो या मुझे फिर हालात को बदलना चाहिए। इस हालात में मैं अपने बच्चों को तो ये नहीं अफोर्ड करता कि इसी हालात में हम जीते जाएं और बच्चे भी हों और ये मामला आगे चलता जाए। कभी जिंदगी में इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा जिसके बाद ये लगा हो कि अब उठना मुश्किल हो जाए? ये मुझे कभी नहीं लगा कि अब उठना मुश्किल है। नाकामियाँ बहुत, ये बिल्कुल नहीं कि मेरी ज़िंदगी में नाकामी नहीं आई। ये आपके मुआशरे का मसला है कि आप में जब बंदा आपसे आगे निकलना चाहता है, आप उसको आगे निकलने नहीं देना चाहते। आज भी कोई नौजवान कीकर के नीचे बैठा, आज भी उसको माली मुश्किलात का सामना होगा, आज भी उसके सामने मुस्तकबिल तारीक होगा, आज भी शायद उसकी एक ऑप्शन हो कि यार मैं खुदकुशी कर, या वो दिल में सोच रहा होगा कि काश मेरे पास पैसे होते मैं बाहर चला जाता। बाहर जाने वाली बात है वो तो आपकी वसातत से मैं नौजवानों को बता रहा हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। बाहर आपको मौका मिले आप ज़रूर जाएं, लेकिन बाहर जाके आपने करना क्या है? आप यहाँ पे अपनी स्किल बनाएं। आप अच्छी टाइल लगा लेते हैं, आप अच्छा रंग कर लेते हैं। काम करना तो बुरी बात है ही नहीं, काम ना करना बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम। आजकल किसी भी नौजवान से बात करें तो वो अपने मुस्तकबिल से मायूस दिखाई देता है। बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान आज भी मौक़े से भरपूर मुल्क है। नौजवान ज़्यादातर अगर देखें तो वो बाहर जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। नौकरियों की पोजीशन ये है कि सरकार में नौकरियों की कमी होती चली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन से बहुत सारी ऐसी नौकरियां जो पहले इंसानों के लिए मखसूस समझी जाती थीं, वो आइंदा कुछ अरसे में शायद मशीनें ले लें। तो ऐसी सूरत में नौजवानों के आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब शायद नौजवानों से नहीं मांगा जा सकता। इस सवाल का जवाब उन्हीं लोगों से मांगा जा सकता है जिन्होंने अपनी नौजवानी इसी तरह के चैलेंजिंग माहौल में शुरू की हो और फिर अपना नाम बनाया हो, पैसा भी बनाया हो, मुआशरे में अपनी शनाख्त भी बनाई हो। और वही लोग बता सकते हैं कि आज के नौजवान के पास आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब। इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब पाकिस्तान की एक बहुत ही, बल्कि लाहौर की एक बहुत ही अहम हाउसिंग सोसाइटी है जो इन्होंने स्क्रैच से बनाई और बड़ी खूबसूरत जगह है, वो है पार्क एवेन्यू। पार्क एवेन्यू की कहानी दरअसल ख़ुद इफ्तिखार अहमद सिंधु साहब की कहानी है। तो हम इनसे आज समझेंगे और जहां इनके माजी के बारे में जानेंगे, वहां ये भी पूछेंगे कि आज अगर नौजवान खुद होते, यानी इफ्तिखार सिंधु साहब, तो फिर ये क्या करते। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने मेरी दरख्वास्त कबूल की और इस मौजू पे आप बोलने के लिए आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया था? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये फ़ील किया कि नौजवानों के लिए इस तरह कुछ लोगों से पता करना चाहिए और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि यहाँ पे रहने के लिए क्या मौके हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी ये रही बात कि मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। जो कोई इस वक्त आपको सुनेगा ना, वो लड़की या लड़का जो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो आके मेरी कहानी सुन ले। मैंने अपनी बायोग्राफी लिख भी दी है जी, इफ्तिखारनामा के नाम से। इफ्तिखारनामा, और बहुत ही खूबसूरत किताब है। हाँ। बहुत कम बिजनेसमैन किताबें लिखते हैं, लेकिन आपने हिम्मत की और लिखी। दुनिया न्यूज़ में मेरा जी, हफ्तावार जी, कॉलम भी आता है, जी, वहाँ पे बिल्कुल। वो पढ़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। मैं एक मामूली ज़मींदार का बेटा हूँ, एक गांव के रहने वाला। कौन सा गांव है अब आपका? हमारा गांव जुलके है, फिरोजपुर रोड पे आप अगर जाएं, कसूर की तरफ जाएं तो टीले से आते हैं सड़क के ऊपर। जी जी। वहाँ पे आगे जुलके गांव है मेरा। वहाँ पे आजकल एक सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम भी बन चुकी है और भी बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं। वहाँ पे मैं 1965 में पैदा हुआ और बिल्कुल मेरे वालिद मोहतरम जो है वो उसी गांव के एक आम ज़मींदार थे।
और ज़मींदारों के पास 80 से पहले कोई पैसे पूसे नहीं होते थे, ये मैं आपको क्लियर बताऊं। सिर्फ उनकी वो जो लोग गांव के वो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम कह देते थे, बस यही था। और हमारे पास भी कोई वसाइल नहीं थे। और वहाँ पे ज़मीनों की तकसीम दर तकसीम होती है, जो पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है, पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे है जी। तो उसके बाद आपके हिस्से में नंबर एक तो ज़मीन बहुत कम आती है, नंबर दो वो डिवाइड हो के इस तरह की हो जाती है कि उसके लिए मसाइल ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ से बहुत लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। लेकिन हमने तो सुना है आम तासुर है कि जनाब ज़मींदार जो थे, और जिस तरह आपने कहा कि गांव के में एक चुधराहट का मामला भी था, तो फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आप घर में देख चुके होंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 80 से पहले हमारे घर में साइकिल भी नहीं था। हाँ, ट्रैक्टर ज़रूर आ गया, क्योंकि वो ट्रैक्टर तो ज़मीनों की काश्त के लिए था। बाकी जहाँ पे सवारी के लिए ये बिल्कुल 90 से पहले हमारे घर में बाइक भी नहीं थी और साइकिल भी नहीं था। अच्छा। हाँ जी, मैंने जिस स्कूल से अपना स्टार्ट किया है ना, वो मेरे घर से कुछ तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। तो मैं डे 1 से पैदल चल के जाता था वहाँ पे और पैदल ही चल के वापस आता था। अच्छा, तो कोई ऐसा मसला नहीं था कि कोई हाई फाई हमारे स्कूल घर भी नहीं था? कोई नहीं, स्कूल टाट स्कूल था। वहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, सिख चले गए, उनका गुरुद्वारा था, उसको वहाँ पे स्कूल की अप्रूवल हो गई प्राइमरी स्कूल की, उसको उन्होंने स्कूल बना दिया। उसके अंदर हम अपने बैठने के लिए हम जो तोड़ा या बोरी कुछ भी उसको कह लें, हम खुद लेके जाते थे और वो खुद ही बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते थे और वापसी पे उसको झाड़ के अपने वो बैग में उसमें बगल में दबा के वापस आ जाते थे। तो फिर आपने एजुकेशन कहाँ तक फिर हासिल एजुकेशन मैंने प्राइमरी स्कूल जो बद्दो की, एक हमारे करीब ही गाँव था बद्दो की, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास की। उसके बाद मैं 6ठी क्लास में फिर मैं काना नवा हाई स्कूल था, वहाँ पे आ गया। वहाँ से मैंने 1981 में मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर मेरा एफसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, एफएससी में। लेकिन वहाँ पे मेरे जितने क्लास फेलो थे वो सारे के सारे चले गए साइंस कॉलेज में। अच्छा। और मैं अकेला मेरा हो गया एफसी कॉलेज में। तो वहाँ पे आपको एक मरूफ ज़माना मदर तिब्बी साहब होते थे, वो मेरे क्लास फेलो भी थे। अच्छा। और बहुत डिसेंट लड़का था, उसको हालात ने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद फिर मैं माइग्रेशन करा के, आप किसी बड़े कॉलेज से छोटे कॉलेज में जाएं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होता माइग्रेशन करवाना। फिर मैं माइग्रेशन करवा के साइंस कॉलेज चला गया, एफएससी साइंस कॉलेज से की। फिर मैंने बीए किया सिविल एंड कॉलेज से, फिर एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री। और फिर वहाँ पे एडमिशन हो रहे थे ये वकला के एलएलबी के लिए, 3 साल का होता था जी। उस वक्त उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में होता था। और गांव के रहने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश आम तौर पे कमज़ोर होती है। मैंने फिर वहाँ से 1995 to 98 मैंने एलएलबी किया। अच्छा। और उस वक्त 2nd क्लास में मैंने एडमिशन लिया शाम को 2nd शिफ्ट में, क्योंकि पहली शिफ्ट में तो मैं काम करता था और मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं खाली एजुकेशन हासिल करता। 81 में मैंने मैट्रिक किया और 81 के बाद मैं मुसलसल काम करता रहा। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या काम करते रहे 81? जैसे आपने कहा कि मैट्रिक के बाद ही काम शुरू हो गया, क्या घर का 81 में एग्रीकल्चर वगैरह ही? काम तो मैंने सब किए हैं, रोटी पकाने से लेके अच्छा। ज़मीन में हल चलाने तक मैंने सब काम किए। लेकिन जहाँ तक वो तो घर के काम थे, जो ज़िम्मेदारों के बच्चे हैं वो सारे ही करते हैं। मेरी माँ चूँकि बूढ़ी थी तो मुझे उनका भी हाथ बटाना पड़ता था और मैं बड़ी खुशी से उनका हाथ बटाता था। यानी घर की सफाई मैंने खुद की हुई है, बर्तन मैंने खुद साफ़ किए हुए हैं, रोटियां मैंने खुद बनाई हुई हैं। ये काम मैंने अपने हाथ से, अपनी माँ, कपड़े मैंने धोए हुए हैं, ये काम मैंने अपनी माँ के साथ किए हुए हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो 80 to 90 हमारा अशरा था उसमें हमारे घरेलू हालात बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मेरे बड़े भाई जो है वो अलहदा हो गए थे और हम 3 भाई हैं और मेरे तीसरे भाई जो थे वो बीमार हो गए थे, मेंटल सिक हो गए थे, बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी। वालदन मेरे बूढ़े थे, वो मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। शायद मैं कभी कभी मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा कोई और भी इस उम्र का बच्चा होगा कि जो इतने मुश्किल वक्त गुजार रहा हो। अच्छा। तो मैं कंपैरिजन करता हूँ कि शायद कोई मुश्किल ही होगा, यानी मेरे से ज़्यादा कोई नहीं होगा मुश्किल में, लेकिन मेरे जैसा को हो सकता है। और फाइनेंशियली उस वक्त सुकून था या वो भी परेशानी थी? बिल्कुल फाइनेंशियली कुछ नहीं था हमारे पास। यानी खाद के लिए पैसे नहीं होते थे, हल चलाने के लिए ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं होता था और फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो पे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर आपने काम शुरू किया तो क्या फिर किया? फिर मैंने 2 रास्ते थे मेरे पास सामने। एक कीकर था
ये मैं आपको रियल स्टोरी बिल्कुल बता रहा हूँ। हाँ। उस कीकर के नीचे मैं बैठा हुआ था और मैट्रिक का इम्तहान होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। गांव में बिजली नहीं थी। 85 में हमारी बिजली लगी है। अच्छा। यानी 1985 में बिजली लगी, मैंने मैट्रिक बगैर बिजली के किया है। ये जो इतना लोग रोना रोते हैं ना, ये जो मुझे हकीकत में बुरा लगता है। मैं ये कहता हूँ कि यार उठ के खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते। देखें, अलग-अलग बातें हैं। दुरुस्त है कि हालात बड़े ख़राब हैं, ये दुरुस्त है कि मामलात इस तरह के, लेकिन अगर आपने खुद कुछ करना है ना, तो फिर उस्ताद दामन कहता है कि बंदा करे तो की नहीं कर सकता, मनिया वेला भी तंग तो तंग आउंदा है, रांझा तख्त हज़ारियों टुरे तो सही, पैरां हेठ सियालां दा चंक आउंदा है। फिर मेरे सामने दो रास्ते थे। मैंने एक दिन वो एक कीकर था, उसके नीचे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि या तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो या मुझे फिर हालात को बदलना चाहिए। इस हालात में मैं अपने बच्चों को तो ये नहीं अफोर्ड करता कि इसी हालात में हम जीते जाएं और बच्चे भी हों और ये मामला आगे चलता जाए। मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक का इम्तहान अभी मैंने नहीं दिया था, तो मैंने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि मैंने हालात बदलने हैं, और मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि हालात बंदा बदल सकता है। अच्छा, तो आपने कैसे बदले? देखिए, जो आपके सुनने वाले हैं ना, उनको मैं बता दूं कि 6-7 चीज़ों पे जो बच्चा या बच्ची अमल करता है। देखिए, मेरी एज अब 60 साल है, मैंने हर सर्द गर्म हर चीज़ देखी, मैंने बुरे भले सब कुछ देखा है। जिस बच्चे ने तरक्की करनी है ना, 6-7 चीज़ें वो कर ले जो मामूली हैं, कोई बड़ी नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखें, अगर मैं मज़हब की बात लेके चलूँगा तो वो मैं आपके सामने नहीं करूँगा। ये किस्मत शिस्मत का कोई रोना नहीं होता, ये आप जितना मर्ज़ी रो लें। ये तो उलमा साहब ने फरमाया ना कि ये खुदा फरेबी है या खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान करके तकदीर का बहाना कि ये मेरी तकदीर में है। कुछ आपकी तकदीर में नहीं है, आप जब चाहें अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अच्छा, 100%। तो नंबर 1, कुरान कहता मन लैसल इंसान इल्ला मासा, जी, आपको कोशिश के लिए पैदा किया गया। ठीक है। अब कोशिश आप इसको ना समझ लेना कि ये जो मामूली मैंने उठ के 4 घंटे तो गया हूँ मैं काम पे, ये मेरी कोशिश है। नहीं नहीं नहीं, कोशिश में आपने तन मन धन सब कुछ लगा देना है, ये कोशिश है। ठीक। मेरा एक अपना ही कौल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ख्वाब वो नहीं होते जो आपको सोते में आते हैं, ख्वाब वो पूरे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको वो नहीं सोने देते तो पूरे होंगे। पहला मेहनत है। दूसरा, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। मुझे पाकिस्तान में ये बहुत गिला रहता है, यहाँ पे 90% लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, ये पार्ट तो है ना आपकी बॉडी का जी, और मेजर पार्ट है और हाकम है आपके पूरे जिस्म के ऊपर। आप ये पकड़ के किसी को दे देते हैं, आप कहेंगे मैं तो, कौन देता है ये? सवाल होना चाहिए ना। जी। कोई अपने पीर को देता है, अच्छा, वो उसको यूज़ करता है। हाँ। कोई अपने मौलवी को देता है, अपने फ़िरके के बड़े मौलवी को। कोई अपने सियासतदान को देता है, बड़े सियासतदान को। कोई अपने समाजी लीडर को दे देता है कि मेरे फलां बाबे ने ये बात कर दी है, मेरे बुज़ुर्ग ने ये बात कर दी है, मेरे चाचे ने ये बात कर दी है। मेरे यार, आपको अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है और ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। आपने कोई भी बंदा बात करता है, उसका एनालिसिस तो करें ना। आप बैठ के उस पर ऊपर गौर तो करें, आप उसके ऊपर सोचें, एक बार नहीं बार बार सोचें कि यार वो भी इंसान है और सब इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं। तमाम इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं। मेरे से ज़्यादा होती होंगी, किसी से कम होती होंगी, लेकिन वो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा सियासी लीडर हो या बड़े से बड़ा मजहबी लीडर, गलती उससे भी होती है। ठीक। और मे भी वो उस बच्चे से कम अकल हो, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी उस बच्चे जितना भी वो ना जानता हो। जो बच्चा बेचारा इसलिए नहीं सोच पा रहा कि चूँकि वो बड़े आदमी किसी ने कह दिया है, तो इसलिए मुझे इस पर कुछ नहीं सोचना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है। ये मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। कभी भी मैं लड़कियों को भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था तो मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कहा मेरी बेटियों, अपने दिमाग को इन लड़कों के हाथ में ना देना, और लड़कों को मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग को इन लड़कियों के हाथ में ना देना। भाई, आप अपना सोचें ना, वो अपना सोचें, जो आपको रियलिटी जिसमें नज़र आए ना उसकी तरफ जाएं, ख्वाबों के पीछे ना दौड़ें। ये जो इस तरह के ख्वाब वो टूट जाते हैं, जब फिर टूटते हैं तो बंदा बिखर जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है। आपने बताया कोशिश और दूसरा अपने दिमाग का अपने दिमाग का इस्तेमाल। अब देखो, दिमाग के इस्तेमाल की मैं मिसाल भी आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है, हमारे घर में लोगों ने कहा जी पर्दा, ये मौलवियों का आपको पता है,
हमने फैसला किया, मेरी बेटियों, मेरी बीवी, मैं, मेरा बेटा, हमने कहा जी यार हम इस पर रिसर्च कर लेते हैं। 25 कुल हदीसें हैं, रवायतें जिनको हम कहते हैं बेसिकली, तो रवायतें, और 2-3 आयतें हैं टोटल सूरह अहज़ाब और सूरह नूर की। हमने 8 मुख्तलिफ कुरान, मैं 8 कुरान पाक ही पढ़ता हूँ जी, हमने रखे, हमने उनके ऊपर रिसर्च की, तो हम एक नतीजे पे पहुँच गए कि मुंह का कोई पर्दा नहीं है, ये बिल्कुल मौलवी ने अपने पास से गढ़ के बनाया हुआ है। अब ये हमने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। हमको मुबल्लिग तो नहीं है ना, जिसको जिसका दिल चाहता वो कर ले जाके, हाँ। लेकिन हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि मेरी बेटी ने अगर बाहर निकलना है तो वो मुनाफकत से क्यों निकले, वो ये भी दिल में माने कि मेरे ऊपर पर्दा वाजिब है, लेकिन वो बाहर मेडिकल भी करने जाए और वो पर्दा करे भी ना, यानी वो ये समझे कि मेरे ऊपर वाजिब है लेकिन वो करे भी ना, तो वो डे 1 से मुनाफकत का रास्ता इख्तियार करती है। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है। हमें गिल्ट में डाल दिया लोगों ने कि ये वाजिब है आपके ऊपर, और हम करते भी नहीं है। इसमें फुक़हा ने दोनों आरा इख्तियार की है, कुछ के नज़दीक बिल्कुल पर्दा नहीं है, यानी चेहरे का पर्दा नहीं है, और कुछ के नज़दीक वो समझते हैं कि सद्दे ज़रिया के तौर पे पर्दा करना ज़रूरी है। इसमें आप एक अलग पॉडकास्ट मेरे साथ, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। खैर मैंने कहा दोनों राय मैं बता दूं। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बेसिकली दीन का स्टूडेंट हूँ। आपका जब दिल चाहे आप रख के कर लीजिएगा, 2 और 2 4 की तरह, कोई मुंह का पर्दा नहीं। ठीक, चलिए, जो भी आपको कहता है वो अपनी दुकानदारी के लिए, मैं तो आलिम नहीं हूँ, इसमें आप जब क्योंकि मेरी उम्र गुजर गई, 40 साल हो गए मुझे कुरान पाक पढ़ते हुए। मैं बेसिकली दीन का, सियासत का, तारीख का और समाजियात का मैं स्टूडेंट हूँ। इस पे जब चाहें आप, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा, आपकी रवायतें मैं आपके आगे रख दूंगा, आप उनको देख लेना। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया अपने, तीसरा कोशिश और दिमाग का इस्तेमाल। तीसरा, जो भी आपने काम करना है ना, उसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर उसकी स्किल आपके पास नहीं है, बाजार में 10 बंदे बैठे हैं रंग करने वाले, उसमें मैं बैठा हूँ, मैं उन 10 में बेहतर नहीं हूँ, तो मैं किस आस पे बैठा हुआ हूँ? वो 10 भी काम ही कर रहे हैं। अगर मैं उनसे कमतर तो दूर की बात है, मैं बराबर भी हूँ, तो फिर मैं नसीब को ही सोच के बैठा हुआ हूँ। मुझे उनसे बरतर होना है अपने काम में, इंसानियत के लिहाज से बरतर नहीं मैं कह रहा, अपने काम में। ठीक है, मुझे अपने काम में उनसे बरतर होना है, और उसका मुसलसल सीखने का अमल है। कुछ भी काम आप करते हैं, मैं कहता हूँ जो जूता पॉलिश करते हैं, आप जूता पॉलिश वहाँ पे 10 बंदे कर रहे हैं, उनमें से स्किल ये है कि आप जब जूता पॉलिश करें तो वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर हो। ठीक, अगर आपके पास उस काम की स्किल नहीं है तो प्लीज़ उसको ना करें, उसको ना करें। ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ है काम का ज़्यादा करना। आप हैरान होंगे कि ये क्या बात है। आप एक जगह पे जॉब इख्तियार करते हैं, आपसे मैं जनरली बच्चियों को कह रहा हूँ जी, 8 घंटे की आपकी जॉब है, 8 घंटे के बाद आप बाहर निकले, आपने देखा कि यार काम तो आधे घंटे का भी है, अगर मैं कर दूं तो कंपनी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं क्यों करूं भाई, क्योंकि मुझे तो 8 घंटे के पैसे मिलने हैं ना, तो मैं क्यों करूं। नहीं, आप वो कर दें, आप वो कर दें, बगैर किसी लालच के कर दें, और मुसलसल करते जाएं। जो काम भी आपने करना है आप उसको थोड़ा ज़्यादा करें। ऑकलैंड का मैं आपको एक वाक़या सुना दूं। वहाँ पे एक बच्चा था जो बेचारा नहीं था, बालग नहीं था, वो आ गया, कार्ड शार्ड भी नहीं था, उसको घास काटने की नौकरी मिल गई एक यूनिवर्सिटी में। उसने जब घास काटना तो उसके बाद आप जैसे प्रोफेसर होते थे उनकी गाड़ियाँ, उसके बाद उसने कहना कि यार मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर देता हूँ। उन्होंने कहना भाई आप पैसे, उन्होंने कहना नहीं मुझे पैसे पूछे कोई नहीं चाहिए, मैं तो वेला बैठा हुआ हूँ। काम करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका संवरेगा, बिगड़ेगा नहीं, आपकी पर्सनैलिटी और हो जाएगी। आप ये करते चले जाएं, बगैर किसी लालच के करते चले जाएं। उसने गाड़ियाँ धोना शुरू। अब प्रोफेसर साहब को बड़ा अच्छा लगा, यार बच्चा फ्री में गाड़ी धो के देता है, और गाड़ी भी इतनी यानी मेहनत से साफ़ करता है कि ये तो लशपश हो जाती है। उसने कहा उरा, वो आया, उन्होंने कहा तू की करना, उन्होंने कहा मैं घास काटता हूँ। उसने कहा अच्छा यार ये यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को इसकी घास से ड्यूटी ख़त्म करो, आप ऐसे करो कि ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप ना हमें औजार शुजार साफ़ कर दिया करो, तो आपको ज़रा ईजी कर दें। वहाँ पे भी उसने जनाब एडिशनल काम हमेशा। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में उसको बुलाना शुरू कर दिया कि आप भी वो कपड़े शपड़े जो भी वो पहनते हैं आप भी पहन के ज़रा औजार पकड़ा दिया करें। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बना,
वो सर्जन बना। जी। दुनिया का वो डॉक्टर जो जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, वो सर्जन बना। आज उसकी ऑकलैंड की उसी यूनिवर्सिटी में कब्र है। उसकी कब्र के ऊपर मेडिकल के तलबा को डिग्रियां दी जाती हैं। ये है इस काम का काम आप करते जाएं। देखिए मेरे वालिद साहब कहते थे कि आप नेकी और बुराई ने चलना है। आप नेकी ए के साथ करेंगे, वो बी के साथ, वो सी के साथ, वो डी के साथ, वो ई के साथ, वो आप तक पहुंचेगी। बुराई भी चलेगी, बुराई भी आप समझेंगे कि मैंने तो ए के साथ की है, लेकिन वो चलते 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 बुराई हो या अच्छाई हो, ये आप तक पहुंचनी है। ये बहुत बड़ा काम है कि आप जहाँ पे भी काम करें, वो बंदा कहे यार, वो बंदा कहेगा 2-4 दिन हैरान भी होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो आप देखें ना, काम चोरी की बड़ी आदत है। आपने जो काम भी करना है ना, वो आपने ज़्यादा करना है। ठीक। उसके बाद अगली बात, कोशिश, जहन का इस्तेमाल और काम ज्यादा करना। हाँ, काम स्किल, जी, स्किल अपनी उसमें महारत उसमें हासिल मास्टर करनी। होना आपने। और बेशक आप रंग चौथी करें, चीज, जी, और बेशक आप रंग करें। और चौथी चीज आपने बताई कि जब भी आपने काम करना है तो आपकी वर्क एथिक्स ये होनी चाहिए, हाँ जी, कि काम आपने ज्यादा करना, ज्यादा दूसरों करना की निस्बत। ठीक है। आप अंदाज़ा करें ना कि स्किल की बात। वो एक लोहार बैठा था गुजरांवाले में, एक कर्नल जा रहा था। आप वो ये यूट्यूब पे भी वो कहानी जो आपके एटम बम की है, जी। कि वहाँ पे वो उसको लेके गए जाके, वो क्या था, उसके पास स्किल थी भैया अपने काम की। वो अपने काम का मास्टर था। उसने खड़े होकर बता दिया कि ये बात आपकी गलत है। उसके बाद ये 4 काम आपने कर लिए जी। अब आपने जो 5 काम हो गए, ये 5 काम आपने कर लिए। अब छठा काम आपने क्या करना है, आपने फजूल खर्ची नहीं करनी। अब फजूल खर्ची आप कहेंगे कि पैसों की, नहीं, पैसों की भी नहीं करनी। वो तो आपके पास शायद हो ही ना, यानी हम तो एक नौजवान की बात कर रहे हैं। नौजवान की बात करें, उसके पास शायद ना हो, लेकिन जो ना हो उनमें भी फजूल खर्ची होती। मुझे शायद अपने घर से सबसे कम पैसे मिलते थे, मेरे जो क्लास फेलो थे, लेकिन मेरे पास 10-20 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि मैं खर्च ही नहीं करता था। उसके बाद ये तो पैसों की बात है। असल फजूल खर्ची जो पाकिस्तानी कौम करती है, वो करती वक़्त की। वक़्त का इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, इतने वेले बंदे आपको नहीं मिलेंगे। आपके रोते धोते, हम पता काम कैसे करते हैं, हम काम इस तरह करते हैं कि काम हम तेज़ी में इसलिए कर रहे होते हैं कि उसके बाद हमने वेले बैठना। मैं वेला इसलिए बैठता हूँ कि मेरे पास काम कोई नहीं होता। मैं अपनी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1981 के बाद वेला उस वक्त बैठा जब मुझे काम कोई नहीं मिला। ये नहीं है कि मैंने काम को बीच में रोका हुआ है, कल करांगा तो मैं बैठा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। काम करके मैंने ढूंढना है कोई काम और भी। यानी मैं हॉस्टल में भी होता था तो मैं 3 लड़के थे हम, तो मैं अपने कमरे की सफाई सुबह उनके उठने से पहले कर लेता था। वो रोज़ मुझे कहते थे कि कल हम करेंगे। मैं कहा क्यों यार, मैंने कर दी है ना, नो प्रॉब्लम। आप जहाँ पे भी रहें, आप कोशिश करें कि अगले का काम आप कर दें। आप क्यों इस सांस में बैठते हैं कि नहीं अगला मेरा काम करे। ये वक्त का ज़िया जो है वो नहीं होना चाहिए। वक्त का ज़िया इतनी बड़ी बात है मेरे भाई, इतनी बुरी बात है, इतनी बड़ी बात है। बेसिकली आप इस वक्त को नहीं ज़ाया कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। देखें जो स्पैन है पाकिस्तान में, वो देखें पहले 20 साल से पहले बच्चा होता है, उसने वक्त का ज़्यादा तो वो कर सकता है, लेकिन वो अभी वो उस लाइफ में नहीं गया जिसमें उसने कुछ कमाई करनी। 20 साल के बाद 60 साल के बाद वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। 40 साल बचे आपके पास। 40 सालों में 20 साल आपने सोना और खाना है, बाकी आपके पास 20 साल बचे। 20 सालों में आपने दोस्तों से भी मिलना है, गप भी लगानी है, कोई इंटरटेनमेंट भी करनी है, कोई शादी ब्याह पे भी जाना है, पूरा काम भी करना है। तमाम काम आपने उन्हीं 20 सालों में सर अंजाम देने। जो हार्ड वर्कर है दुनिया में वो तकरीबन 2 लाख घंटे काम करता है, जो काम चोर है वो 50,000 या 1 लाख तक वो काम करता है। आपके पास टोटल 2 लाख से 2.5 लाख घंटे हैं। आप 1-1 घंटा जब तक आप इस तरह ये समझे, ये मैं आपकी नौजवान नस्ल को बता रहा हूँ कि बेटों और बेटियों, आपने ये समझना कि हमारी जेब में 2 लाख रुपए हैं। जब हम 1 घंटा ज़ाया करते हैं ना, तो 1 रुपया हमने खर्च कर दिया। ये मेरी जेब से निकल गया, ये वापस आना भी नहीं। ये पैसे नहीं है। ये पैसे नहीं है कि जो हो सकता है मेरी जेब में 500 निकल जाए, उसके बाद फिर मुझे 1000 मिल जाए तो मैं जेब में डाल के बैठ जाऊँ। ये वापस नहीं आना।
ये जितना भी आप ज़ाया कर देंगे ना, उसमें वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसका तखय्युल भी नहीं बंदे को करना चाहिए कि यार इसको मैंने ज़ाया करना है। आपको एक एक मिनट अपना अकाउंट का एंटरटेनमेंट भी करनी चाहिए, सैरो सियाहत भी करनी चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन वो को आपका ज़ाया नहीं हो रहा। उसमें भी आप अगर वेले बैठ के आपने बैठे सफ़र में आप जा रहे हैं गाड़ी में, कोई किताब ही खोल लें। 7वें नंबर पे आपने अपने इल्म को दुनिया के साथ अपडेट रखना है। अपने इल्म को दुनिया के साथ अपडेट, अब इतना आसान हो गया है। जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप प्रोफेशन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है, 100% जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप क्लास होनी चाहिए। वो पीछे नहीं, अब तो आपके हाथ में है ना, एक मोबाइल आपके हाथ में आ गया, आप पूरी दुनिया का देख सकते हैं। उसमें आपको कोई अबहाम नहीं होना चाहिए कि दुनिया में तो ये राज है और मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। बेशक आप ना कर सकते हो, लेकिन आपको इल्म ज़रूर होना चाहिए कि जो सबसे बेहतर आदमी इस फील्ड में है वो क्या इस्तेमाल कर रहा है और जो पीछे है वो क्या वो इस्तेमाल। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी फेवर्स अ प्रिपेयर्ड माइंड। हाँ जी, जहन आप- तैयार है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल मौका आएगा तो आप छा जाएंगे। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, रिज्क ते अल्लाह देगा। जब आप इस पे आपका फोकस होता है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही होती है, आप अपने आप को जिंदा फील कर रहे होते हैं। हमारे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रैक्टिकली मर चुके हैं, प्रैक्टिकली वो मर चुके हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो कफन दफन उनका नहीं हुआ, ये माजरत के साथ ये मैं सख्त बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो इस तरह के जैसे मर चुके हैं, यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। देखिए जो एलीट क्लास है ना, उनका तो मामला और है। उनको तो इब्ने खल्दून कहता है ना कि 3-4 पुश्तों के बाद सवाल आना ही आना है। नहीं, हम तो बात करें नौजवानों की, नौजवानों की, जिन्होंने स्ट्रगल करनी है, जी। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मैं उनके लिए बातें बता रहा हूँ। ये भी वो ना करें फजूल खर्ची, छोड़ दें इसको। उसके बाद उनको कहना ईमानदारी, 100% ईमानदारी। ये मैं मज़हब के पैराए में नहीं कह रहा। आप ऐसे करें कि आप जाके अपना, मैंने अमेरिका में था मैं, तो वहाँ पे किसी से कोई चीज़ ठीक करवाई, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें कोई उसका कोई पुर्जा था जो पढ़ने वाला था, तो उसको जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसने कहा नहीं, कोई चीज़ नहीं इसमें डाली, कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका सर्विसेज का आपका बिल है। हमारे यहाँ पे बंदा आता है पाकिस्तान में, ये मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, वो एसी ठीक करता है, वो आते ही कहता है इसमें गैस नहीं है। ये एक फ़िक्रा उसका लगा हुआ। आप समझते हैं मैंने शॉर्ट टाइम में ये काम कर लिया है, मैंने ईमानदारी नहीं की, मैंने 2000 मेरा बनता था, मैंने 5 कमा लिया, नहीं। ये लॉन्ग टाइम के लिए जितना आपके लिए ख़तरनाक है ना, इतनी कोई चीज़ आपके लिए ख़तरनाक नहीं। मैं मज़हब के हवाले से ये बात नहीं कर रहा, मज़हब एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप डिस्कस करेंगे किसी दिन तो मैं कर दूंगा। मैं मज़हब के बगैर आपको कह रहा हूँ, आप ऐसे करें, आप कनाडा में एक सिरे से दूसरे तक जाएं, उनको कहें जी मुझे मिलावट वाला दूध चाहिए, वो आपकी तरफ देखने लगेंगे, वो कहेंगे पहना है दूध ले लो तो आपे जाके मिलावट कर लो। हम नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुझे 2 किलो दूध ढूंढ के दिखा दें। और ये खाली, अब मैं दूध की बात नहीं कर रहा, हम हर चीज़ में मिलावट करते हैं। हर चीज़ में कैसे, दीन में मिलावट, सियासत में मिलावट, कारोबार में मिलावट, ये मैं खाली दूध की बात नहीं कर रहा, चीज़ों में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट करते हैं। हाँ, अब तो हमारे ख्यालात भी मिलावट। डॉक्टर जो है वो बीच में दीन डाल रहा होता है। अच्छा गल सुनो भाई, आप उसको देना, अपने नुस्खा है उसको लिख के देना कि ये दुआएं, 1 मिनट हुवल काफ़ी और हुवल शाफी भी पढ़ ली। ये वो क्या कर रहा है भाई? वो मज़हब सिखाना, उसको कह जाके कुरान पढ़। अच्छा वो उसको एक साथ नुस्खा भी दे रहा है वो डॉक्टर हकीम है तो खैर उसने तो देना ही है। हम मिलावट बहुत करते हैं। ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है आपको 5 साल तक धक्के खाने पड़े। ये कोई ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई शॉर्ट टर्म कोई नुस्खा है ही नहीं, और अपनाना भी नहीं चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म नुस्खा आपके लिए। लेकिन उसके बाद वो इतनी आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती। ये आपका मेरे ख्याल 8वां पॉइंट था, बुनियाद आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी ये काम करने के बाद। देखिए जब आप मकान की बुनियादें मजबूत करने पे लगते हैं ना, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। पहले आप खुदाई करते हैं, फिर कोई चीज़ डालते हैं, कोई रोड़ा डालते हैं, कोई पत्थर डालते हैं, उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं।
उसके बाद कोई ऊपर उसके अपना आप डाल के शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी ज़मीन के ऊपर ही उसकी बुनियाद रख दें, उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है मकान नहीं ठहरे। एक ही बारिश के बाद उसके दरारें पड़ जाएंगी और उसके बाद आपका किया कराया सब कुछ आपका रह चला गया। ज़िंदगी को शॉर्ट टर्म में ना बदलें, इसको 2020 ना समझें प्लीज़। ठीक, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबके आगे कि इसको 2020 का मैच ना बनाएं यार, अच्छा इसको टेस्ट मैच समझें। ठीक। तो ये जो आपने निकात बताए, ये आपके जहन में, जैसे ये आपके तजुर्बे का नतीजा, जब तो जहाँ से आपने फिर शुरू किया, तो आप फिर कैसे आए, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं ज़मीनों का बिज़नेस करूँगा? जी मैं बताता हूँ आपको। 81 में मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया FSC में। मैंने देखा कि नहीं, मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं हॉस्टल में रह के अफोर्ड कर सकूं। मैंने पढ़ने के साथ काम करना है। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे मिनिमम उठता था, थोड़ा बहुत पढ़ के उसके बाद अपना मैं नहा धो के 6 बजे में चलता था। मेरे घर से कोई अपना कोई 1.25 किलोमीटर दूर सड़क थी। तलबा को, स्टूडेंट को बिठाते नहीं थे, आधा घंटा मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़ता था। मेरी जूते जाते मिट्टी से भर जाते थे। मैं वहाँ पे खड़ा होके जाता था, वादत मुस्लिम टाउन जाके उतरता था, 1.25 घंटा लगता था उस वक्त गाड़ी में मेरे गांव से वहाँ तक। 8 बजे साइंस कॉलेज में मैंने पहुँचना होता था, बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे। अब जाते जाते कबाड़ा हो जाता था। वहाँ पे जाके 2 बजे तक क्लासेस होती थी, 1:45 बजे छुट्टी होती थी। उसमें जिन बच्चों के पास पैसे होते थे वो वहाँ पे दोपहर का खाना खाते थे। और बाखुदा मैं ये आपको खुद बता रहा हूँ और बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मेरे पास वो पैसे जो थोड़े बहुत होते थे वो जमा करता था। मैं नहीं लगाता था कि मैं चने हमारे बहुत मज़ेदार होते थे हमारे कॉलेज में, लेकिन मैं वो कभी कभी खाता था। जब मुझे पता होता कि मैं 6 दिनों में 3 दिन के तो मैंने अपने पैसे जमा करने हैं और फिर मैं हो सकता है एक दिन खा लूँ। उसके बाद मैं कहता था 3 बजे तक मैंने घर पहुंच जाना है, लेकिन वो 3:30 पौने 4 हो जाते थे। मैं आके घर का तमाम काम करता था और फिर पढ़ता था। 1981 के बाद कोई दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं गुजरा आज तक जिस दिन मैंने कुछ भी ना किया हो। अच्छा, 60 साल की उम्र में से 15 आप निकाल दें। वैसे तो मैं 6-7 साल का था जब से मैंने घर का काम शुरू किया है, लेकिन मैंने कोई मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। चले मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने किताब ज़रूर पढ़ी। ठीक, यानी ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि मैं फिर कुछ भी ना करूं और मेरा दिन भी गुजर जाए। वो मुझे लगता बड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता लोगों को लगता ना काम करना बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता वेला रहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, तो फिर आगे फिर सिलसिला आप कैसे? फिर मैंने डेयरी फार्म का सोचा, उस पर मैंने वर्क किया। वर्क करके मैंने छोटे से लेवल पे यानी 6-7 जानवरों से शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं ये गलत काम मैं कर बैठा हूँ। तौलिए की फैक्ट्री की मैंने फिजिबिलिटी बनाई बैंक से कर्जा लेके, क्योंकि हमारी जो मेरे हिस्से में ज़मीन आती थी 6-7 एकड़, मैंने कहा वो बैंक को दे के उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनाई। फिर मुझे किसी आपकी तरह के सियाने बंदे ने समझाया कि ये बैंक वाला काम ना करना। पेट्रोल पंप का सोचा, बकरी फार्म का सोचा, गोट फार्म का, डेयरी फार्म का, ज़मींदारे का, सब काम मैं 1-1 साल 2-2 साल के वक्फे से करता गया और छोड़ता गया कि ये नहीं, ये भी यानी करते का मतलब ये नहीं कि मैंने मुकम्मल कर लिए। मैंने उसके ऊपर वर्क किया। वर्क करके काम तो मैं घर का करता था जो ज़मींदारे का होता है, लेकिन साथ में पढ़ता था। लेकिन 90 तक मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे ये जो सेल परचेज़ का काम है ज़मीनों का, ये करना चाहिए। अच्छा, अब आप पूछे कि ये मैंने क्यों सोचा। मैंने इस पे वर्क किया तो मुझे यूँ लगा कि जैसे इसमें, अब अल्लाह माफ़ करे, ये मैं किसी गुरूर तकब्बर से नहीं कह रहा, कि इतने पढ़े लिखे लोग इस शोबे में नहीं हैं। तो मैंने कहा जब ये मेरे से कम पढ़ लिख के ये काम कर सकते हैं, इतने झूठ भी बोल लेते हैं, तो मैं अगर ना बोलूं तो क्या मैं इसमें कोई बेहतर रास्ता निकाल सकता हूं। तो मैंने ये फ़ैसला करके 91 में 20,000 रुपये मेरी माँ ने दिए, तो मैंने लेके ये काम शुरू कर दिया। तो मेरी वालिद ने कहा कि देखो अगर तुमने ये काम करना, यानी अगर मैं 20,000 को आज का सोचूं, अगर मैं डॉलर्स में सोचूं तो 90 में शायद 30 रुपये का डॉलर, 15 रुपये का था, 15 रुपये का, सॉरी 15 रुपये का डॉलर था। जी हाँ। तो आप उसको कह सकते हैं कि वो तकरीबन $2,000 से कुछ कम। हाँ, कोई 3 लाख रुपए आके 4-5 लाख लगा लें जी कि 5 लाख रुपए। हाँ। तो मेरी वालदा ने कहा कि यही 20,000 रुपये हैं, और वो भी उन्होंने अपना जेवर बेचा था।
मुझे ये भी मैं आपको बता दूं कि ये नहीं थे कि वो हमारे पास फालतू पड़े हुए थे। तो मेरे वालिद साहब बड़े मजहबी आदमी थे, सबके वालिद साहब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको तो कुरान पाक से वालाहाना मोहब्बत थी। उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम ये काम कर लो, लेकिन ये कमीशन वाला काम नहीं करना। इस पे डिबेट हो सकती है, ये ठीक है या गलत है, लेकिन तुमने ये नहीं करना। तुम ऐसे करो जाके कि उस वक्त ज़ाहिर प्लाट भी बहुत सस्ते थे, तो तुमने खुद ही चीज़ खरीदनी है और खुद ही बेचनी है, और जो लोगों का सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसका कुछ नहीं लेना। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलें, ये बात तो मैं काम तो शुरू कर दूंगा, लेकिन कोई अजीब सी बात लगी कि यार वहाँ से शुरू करते तो कोई 500,000 2,000 मैं कमाना शुरू कर देता। तो मैंने कहा कि मैं लोगों का फ्री में काम, उसने कहा बेफिक्र हो जाएं, तुम जाके 5 साल तक फ्री काम करो लोगों का, उसके बाद मेरे पास आके हिसाब कर लेना, अगर वो तुम्हें उसमें कोई नुकसान हो गया तो मेरे साथ आके हिसाब कर लेना। अब उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ लोगों को कि बच्चों बच्चियों ये कुछ भी कहीं नहीं जाता, ये सारा आपके खाते में आ रहा होता। मैं जाके एक जगह बैठ गया, छोटा मोटा काम करने लगा, और साथ ज़ाहिर में छोटा मोटा ही कर सकता था। वादत इस पे शाहजमार रोड के ऊपर किसी ने छोटे छोटे प्लाट बनाए हुए थे, वो किसी के साथ वो बंदा हिसाब कर रहा था। अच्छा। अपने वो सुपरवाइज़र के साथ। तो मेरी रियाजी बहुत अच्छी थी, तो वो हिसाब गलत कर रहा था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे प्लाट देखने गया, तो मैंने कहा जी ये तो हिसाब ही गलत है। तो वो जो बाबा जी थे, मैं तो उस वक्त मैं बाबा जी नहीं था, तो मेरी तो 25 साल एज थी। वो जो बाबा जी थे जो हिसाब ले रहे थे, मर्सिडीज़ गाड़ी थी उनकी, वो वेल ऑफ आदमी था। तो उसने कहा कैसे गलत है? मैंने कहा ये देखें, ये रियाजी मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने जब उसको हिसाब करके दिया तो वो कोई 60,000 का फ़र्क था। तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, तो उसने कहा कि वो बच्चे तू मेरे को नौकरी करेगा? मैंने कहा नहीं, नौकरी मैंने नहीं करनी। अच्छा। और मैं आपकी वसातत से बच्चों बच्चियों को कह रहा हूँ कि ये नौकरी के पीछे ना दौड़ें, ये कुछ भी नहीं है। देखें, जब आप अपना गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आप ये तहैया करके जाते हो कि मैंने बेईमानी करनी। आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, वाकई ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस तनख्वाह में गुजारा करके दिखाएं। तो आप फिर तैयार करके गए ना कि आप जॉब की तरफ उस वक्त जाते हो जब आप ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं होते, आप बेसिकली बुज़दिल होते हो कि यार मैं किसी की ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ कुछ टाइम के लिए आपने जाना, चले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिल में तैयार करके जाओ कि मैंने एक दिन अपना काम करना है। मैं 2 साल कर लूँ, 4 कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। यानी मुसाफिर के लिए मुझे ये बात बुरी नहीं है, लेकिन मंजिल ये नहीं है। ठीक। अगर आपकी मंजिल ये बन गई है तो ये बात गलत है। और सफ़र के लिए है तो आप रास्ते में बैठते भी हैं, रास्ते में कहीं क़याम भी करते हैं, आप करें 2 4 5 ऑर्गेनाइजेशन में कर लें। अच्छा, फिर लेकिन क्या हुआ? उसके बाद वो जो बाबा जी थे उन्होंने कहा मेरी गाड़ी चबाओ। मैं बैठा उसकी गाड़ी में, उसने कहा आप क्या करते हो? मुझे वो तो तू कह रहा थी, मैं पंजाबी में मेरे साथ बात कर, कहता तू की करना? मैं दस्या मैं कुछ भी नहीं, मैं आया ही करना। उसने कहा कि आप मेरे पास नौकरी करो। मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे ये नहीं है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने कहा आप मेरी फेवर कर सकते हो? उसने कहा क्या? मैंने कहा मुझे ये प्लाट आप इसी प्राइस पे दे दें जिस प्राइस पे आपने बेचने हैं, तो पैसे मैं नहीं दूंगा, मैं आपको बेच के पैसे दे दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा मुंडा तो बड़ा तेज़ लगता है। मैंने कहा कि देखें साइन अंगूठे तो आपके होने हैं ना, तो मैं आपको प्लाटों को बेच के मैं आपको पैसे दे दूंगा, और अपना ये बंदे की आपको सैलरी बच जाएगी, ये जो बंदा आपने बैठाया हुआ है, मैं तो अपने काम पे के लिए बैठ रहा हूँ। उसकी बात ये समझ में आई कि बात तो ठीक है। उसने कहा चले कुछ दिनों के बाद हमारे 3 प्लाट बिक गए। वो हमने टेंट लगाया हुआ था। अच्छा। हम 3 लड़के थे, वो 2 तो छोड़ गए फिर ये काम। पहली मरतबा जब हमें 30,000 रुपये बचे तो उसमें हमें 10-10 हज़ार रुपये आए। वो आज भी मुझे बिल्कुल नए नोट याद हैं, 100-100 की गट्ठी थी जो मेरी जेब में थी। जब मैं घर गया तो आज तक मैं जज्बाती हो जाता हूँ सोच के। तो रात को भी मैंने 4-5 बार उठ के देखा, मैंने कहा यार 10,000 रुपये मेरे ही ने, और वाकई मेरे पैसे ने, मतलब ये कोई ख्वाब नहीं है। और मैंने 3 दिन में 10,000 रुपये कमा लिए यार, कमाल कर दिया। छोटी मोटी नौकरियां भी की मैंने बहुत सारी जगह पे, महकमा जंगलात में भी मैंने नौकरी की, वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया, यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया। लेकिन मंजिल जो थी वो नहीं थी, नौकरी कोई मंजिल नहीं थी। कभी नहीं मैंने सोचा कि मैंने नौकरी ही करनी है। उसके बाद जनाब अपना 91 में ये काम शुरू हो गया, तो मुझे उससे एक चस्का पड़ गया। फिर लाहौर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो मैंने पैदल नहीं फिरी।
अच्छा। कोई लाहौर की सड़क नहीं है जो मैंने पैदल नहीं फिरी। आप कहेंगे पैदल क्यों फिरी? देखिए रिक्शे वाले किराया बहुत लेते थे और वैन वाले हर जगह पे जाते नहीं थे। हाँ। और मैं कहता था कि यार मैं आधे घंटे में सफ़र में ट्रैवल करके मैं पैदल जा सकता हूँ, तो मैं रिक्शे वाले को 30 रुपए किस चीज़ के दूँ भाई? तो मैं 30 रुपए में से 20 का मैं खाना खाऊंगा और 10 मुझे फिर भी बचेंगे, और मैंने तो पैदल बड़े मज़े से चले जाना। ये कंजूसी नहीं थी? कह सकते हैं आप, आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं किताबें हर वक्त, एक आध किताब मेरे पास हर वक्त होती थी। अच्छा। ये मेरी आदत है कि किताब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ी। उसको मैं जब धूप ज़्यादा होती थी सर पे रख लेता था, और जब मैंने किसी, उस वक्त ये दहशतगर्दी वगैरह नहीं होती थी 80 के अशरे में, जहाँ मर्जी में IG के दफ्तर में भी वो शीशम के दरख्त होते थे बड़े बड़े, उनके नीचे किताब सर के नीचे रख के मैं सो भी जाता था। अच्छा। यानी दोपहर का आराम बैक कर लेता था। यहाँ से शुरू किया, स्टार्ट किया। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि लाहौर की तमाम सड़कों पे मैं गया हूँ, कहीं पे सस्ता प्लाट, उस वक्त अखबार में ऐड आते थे छोटे छोटे। अच्छा, उनको कोई क्लासीफाइड इश्तिहार इस टाइप के कुछ कहते थे। फिर ये चलते चलते यहाँ से सफ़र का स्टार्ट हुआ। अब आप अच्छा, ये बताएं कि फिर आपने, देखिए ये तो हो गई बिगिनिंग। एक वो मौका आता है जब आप किसी छोटे बिजनेसमैन से, किसी आम जगह से उठ के बड़े आदमी बन जाते हैं। जैसे एक सोसाइटी बनाना पाकिस्तान में कोई मामूली बात नहीं है। या रियल स्टेट में आखिरी काम है, रियल स्टेट का आखिरी काम है। वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा मौका था जब आपको, आप वो आम जो 10,000 रुपये पे खुश हो रहा था नौजवान, उसने गाड़ी भी ले ली, उसने कुछ और भी बना लिया, वो मौका कौन सा था? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये बच्चों बच्चियों के लिए, कि आपने सेक्रीफाइस क्या करना है। ये जो मैंने पिछला अरसा गुजारा है ना, 80 to 90, यानी 15 साल से 25 साल का, इसमें मैं बच्चों बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि ये आपने अपने सिर्फ फ्यूचर के लिए रखना है। ये हम फ्यूचर के लिए नहीं रखते। ये हम ये प्यार मोहब्बत और वो कहते हैं कि रोमानवियत सी रोते रहते हैं, वो उम्र सारी फूल रखते हैं जो किताबों में। मुझे शदीद मोहब्बत हो गई थी, मेरी बायोग्राफी में भी लिखा हुआ, एक लड़की से यूनिवर्सिटी में, और उसको भी, और बहुत ही नफीस डिसेंट लड़की थी, कहीं पे सुन भी रही होती। अब तो वो भी अम्मा बन गई होगी, मैं भी बाबा हूँ। तो मैंने उसको रियल में नहर के किनारे पे बता दिया कि देखो, कोई तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें जूस का गिलास भी नहीं पिला सकता, तो तुम मेरे साथ क्यों शादी करोगी? तुम्हारे बाप का तो बड़ा आदमी है, उसको तो बड़े बड़े रिश्ते मिलते हैं। आपने ये चीज़ें अपने बिजनेस, अपने फ्यूचर के लिए कुर्बान करनी है। ये किसी के ऊपर आसान नहीं कर, ठीक, अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए ये चीज़ें कुर्बान करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके कदमों में होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक बंदा, एक लड़का आ गया, कहने लगा जी मैं ये काम करता हूँ मेडिसन का, तो कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा आप क्या देते हो कारोबार को? मैंने कहा बाप ने पैसे दे दिए, आपने बिज़नेस को उसने करवा दिया, गाड़ी पे आप बैठते हो, 2 बजे जाते हो, 6 बजे तक वहाँ पे रहते हो, रह के वापस आ जाते हो। मैंने कहा आपने दिया क्या है? मैंने कहा जब तक आप अपने बिज़नेस को या अपने फ्यूचर को, बिज़नेस को छोड़ें, अपने फ्यूचर को आप सब कुछ नहीं दे देते, अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी एफर्ट, अपना सब कुछ नहीं देते, तो उससे क्यों उम्मीद रखते हैं? जब ये आप दे देंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके कदमों में होगा। अब आ गया वो टर्निंग पॉइंट। अब मैंने ये काम शुरू कर दिया, वो एक चस्का पड़ गया, और थोड़ा मैं एक्सट्रीमिस्ट भी हूँ कि मैं फिर अब इसमें लग गया। लोगों ने जनाब, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले थे, वो उठते थे 10 बजे और 12 बजे अपने दफ्तरों में जाते थे। मेरे पास कोई दफ्तर तो था नहीं। मेरे पास अखबार मैं 79 से पढ़ता हूँ और डेली पढ़ता था, अब छोड़ा आके। अच्छा, वो मुझे आदत है पढ़ने पढ़ाने की, मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत आदत है। अच्छा, वो मैं जहाँ पे मौका मिला पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी मैंने अखबार पकड़ा, जो प्लाटों के आए हुए हैं उसमें मैं हर जगह पहुँच गया। अब मैं वो गरीब मस्कीन, वो अगला बंदा भी मुझे कुछ 10,000 छोड़ ही देता था वो बेचारा थे कि पैदल। अच्छा, हाँ जी, पैदल ही फिर रहा है, कोई बाइक शेक कोई चीज़ नहीं होती थी। 93 तक मैंने इतने पैसे जमा किए। अब मैं तो रोज़ ही पैसे कमा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो वो बंदा जो पूरे शहर में गश्त कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना 93 में पहली मरतबा गाड़ी ली, बहुत छोटी FX, सुजुकी FX होती थी।
वैसे क्या फील और हुआ? उसकी इतनी को खुशी सी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अच्छा। मैं ये बताऊँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर आंख लगती थी, खुल जाती थी कि यार मैं उठ के वेखा मेरी गड्डी बाहर ही खड़ी है और ए मेरी अपनी गड्डी, ए मैनू किसी ने नहीं दी कि ए मैं खुद पैसे कमा के गड्डी 50,000 की मैंने ली थी। अच्छा। और वो 50,000 की वो जो गाड़ी थी मुझे आज की सब गाड़ियों से ज़्यादा अजीज़ है। हाँ। 91 में मैंने कर्जा लेके अपना घर खुद बनाया। अच्छा। वो कर्जा मैंने फिर पे किया। 93 में मैंने शादी करवाई। अब शादी के बाद 95 में मेरे पास कुछ इतने पैसे आ गए, यानी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कि मैं गाड़ी बदल सकूं, यानी कोई 1 लाख आप समझ लें कि मेरे पास। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा गाड़ी बदलूं, मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं बदलनी। मेरे कुछ आपकी तरह मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि गाड़ी ना बदलें, आप इनको इन्वेस्ट करें। अब मेरे पास, अब मैं वो गरीब नहीं हूँ जिसकी जेब में 20,000, मेरे जेब में लाख है, और 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख मैं पकड़ भी सकता हूँ। यानी अब लोगों को भी मेरे के ऊपर ट्रस्ट इतना आ गया है कि नहीं यार वो काम करता है, वो तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं 5 लाख पे आ गया हूँ। 20,000 की जगह पे मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक। अब मैं फिर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे कोई सस्ती दुकान मिली, मैंने बहुत कुछ बेचा हुआ, दुकानें, प्लाट, कमर्शियल चीज़ें। कोई बंदा ज़रा बेचारा जो है वो मार्केट में कम निकलने वाला होता था, तो मैं उसके साथ उसको कहता था तेरी मेरी जेबी हो गई कि तेरा प्लाट मेरा हो गया, हमारा इकट्ठा हो गया 5 लाख का। तो अब 5 लाख में हम दोनों हो गए, तो ये 10,000 तो पकड़ तो बेच, अब मैं दूंगा, तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी आप। अच्छा। मैं ये भी करता था। उसमें जितनी मेरी स्किल थी ना, हाँ। मुझे खुद ही उस पर ऊपर खुशी होती थी कि जो जहाँ पे 5 बंदे वापस आ जाते थे सौदे से, छोटे सौदे में लेता था। हाँ। तो मुझे होता था कि मैं इसमें कुछ निकाल लूँगा और मैं अगले को कैल भी कर लूँगा। मुझे ये 100% अपने आप के ऊपर यकीन था कि मैं उस बंदे को कैल कर लूँगा यार, कि आप पैसे भी ना लो, मैं आपका मकान भी बेचता हूँ, और ये आप 20,000 ले लो, आपका छोटा मोटा काम है तो, या 50,000 ले लो या लाख ले लो, आप मकान बेचेंगे तो मैं जिस कीमत पे आप बेच रहे हो मैं इससे आपको ऊपर लेके दूंगा। करते उसमें मज़ा आने लगा। अच्छा, मज़ा आने लगा तो मैं उसी को एंजॉय करने लगा। मज़ा आने लगा मतलब साथ पैसे भी आने लगे, मज़ा भी आने लगा, और साथ मेरा वो वक्त भी निकल रहा है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। तो 93 में मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अखबार में कॉलम लिखना है। तो अब्बास अत्तर साहब होते थे, जी, शायद आपके जानने जी, वाले। जी, बिल्कुल। मैं उनके पास पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं उनको जाके मिला। उन्होंने कहा जी आप एक लिख के लाए, हम देखते हैं। तो मैं पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक कॉलम लिख के उनके पास चला गया। उन्होंने कहा बरखुरदार, पहली बात तो ये है कि आपको भेजा किसने है? हाँ। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा फिर आपका काम कालमी शालमी में कोई नहीं चलने वाला। हाँ। आप अखबारों के बंदे ही नहीं हैं। हाँ। आप जो भी कुछ करते हैं जाके वो काम करें। अच्छा। तो ये तो आप तो पहला कॉलम ही पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ लेके आए हैं। अच्छा, तो मैं डिसार्ट हुआ थोड़ा सा। फिर मेरा एक दोस्त बन गया इसी सफ़र में। हाँ। उसने कहा मैं चलो मजीद निज़ामी को आपको मिलाता हूँ। मैंने कहा चलो। वो मेरे इल्म से थोड़ा मरूब था आदमी। हाँ। उसका वो बहुत बड़ी फैमिली थी, सलीम मुमताज़ उसका नाम था। हाँ। गुलबर्ग, मेन गुलबर्ग पे उसकी रिहाइश थी, खुर्शीद कसूरी की कोठी के साथ। 12 है गुलबर्ग, 8 है गुलबर्ग। तो उसने कहा कि मैं मजीद निज़ामी को आपको मिलाता हूँ, हमारे पास तो जॉब करते रहे। उसने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके उन्होंने कहा मुझे गाड़ी में बैठाया, तो मुझे ले गए। जाके मजीद निज़ामी से मिले, तो मजीद निज़ामी ने मेरे ख्यालात सुने। तो मेरे ख्यालात कुछ इस किस्म के थे जो मैंने ईमानदारी से बता दिए। तो उन्होंने कहा कि हौली जा बड़े आराम ना होना, मेरी गल सुनी तम्मल के साथ। उस बाद उन्होंने कहा काका मैं तेन एक मशवरा दें। मैं कहा जी। उन्हें कहा जाके को आपका काम कर। अच्छा। उन्हें कहा जिहड़ियां तू गल्लां कर रहा ना तो मेरे पल्ले पै रही ने। हाँ। और ना इस कौम के पल्ले पैणियां ने। अच्छा, तो मैं कहना गल्लां भी तू छड़ दे। हाँ। तो तू जा। और उस कर्नल सलीम मुमताज़ साहब को भी उन्होंने समझाया, तो मैं वापस आ गया। तो दरवाजे तकरीबन सहाफ़त के दरवाजे तकरीबन मेरे ऊपर बंद हो गए। अब मैं आ गया। फिर आप मैं कहा खसमा नु खाओ। मुझे भी लगा कि मुझे अपना ही काम जाके करना चाहिए। मैंने फिर शुरू हो गया। फिर नहीं, मैंने तो वो छोड़ा ही नहीं था ना। हाँ। वो तो मैं कर रहा हूँ। 98 में जाके टर्निंग पॉइंट आया। 98 तक मैं कोई 10 लाख रुपए जमा कर चुका था। अब 98 में जाकर टर्निंग पॉइंट आया कि मुशर्रफ आ गया, तो ज़मीनों की प्राइसेस एकदम बढ़ने लगी। एकदम बढ़ने लगी। तो मेरे पास पैसे थे 5 लाख का कैश था मेरे पास।
तो मेरे एक दिन तरंग में बेवकूफ़ी तो होती है ना बंदे से, मैंने कहा कि 5 लाख की करोला नहीं आती है तो मैं नई क्यों ना लेके आऊँ। वो आ गई ना वो दिल के अंदर के, मैंने तो इतना काम भी किया और ये भी किया और वो भी किया, मेरा तो अब घर भी ठीक है, मैंने घर का कर्जा भी उतार दिया है, लोगों का कर्जा भी नहीं रह गया, मेरा तो काम सेट है, तो मैं गाड़ी क्यों ना बदल लूँ। तो 5 लाख मेरे पास कैश है तो नई करोला लेके आऊँ। तो इधर जनाब जब मैं गांव में आऊँगा तो लोग तो देखेंगे, उन्होंने कहा वाह वाह क्या कमाल है भाई। इफ्तिखार साहब तो जनाब नवी गड्डी 0 मीटर करोला। अब ये ख्वाब जब मेरे, तो मैं अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम था तारक खान, मरहूम, बहुत अच्छे आदमी थे, फौत हो गए। मैं कहा खान साहब मैं पैसे जमा किए ने ते गड्डी, उन्हें कहा पैसे लेके आ जा मेरे को, खान स्टेट के नाम से उसका। मैं पैसे लिए मैं चला गया, 5 लाख कैश था मेरे पास। उसने कहा ये जो तुम्हारी गाड़ी है इसमें क्या मसला है। मैंने कहा ना तो इसका एसी नहीं चलता था, 93 से लेके 203 तक मेरी गाड़ी में एसी नहीं था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसका तो ना एसी चलता है, बुरा हाल है, मतलब पुरानी गाड़ी टूटी फूटी हर चीज़। उसने कहा इस टूटी फूटी गाड़ी पे कितना सफ़र तुमने किया है। यानी पुरानी थी गाड़ी, करोला थी अपना 82 की, और बहुत पुरानी थी। मैंने कहा इस पर मुझे 3 साल हो गए, पहले FX ली, फिर बदली, फिर ये। तो उसने कहा 3 साल कढ़ी तो 3 और काट ला। मैं कहा क्यों। उन्होंने कहा 5 लाख दे। मैंने 5 लाख उसको दिया। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम पे बूम आने वाला है, तो आप पागल हो कि आप जाके गाड़ी ले रहे हो। 5 लाख उसने और निकाले अपनी उसमें दराज से। तो उसने कहा ये 10 लाख रुपए आपके हो गए, यानी आप फौरी तौर पे ज़मीन जाके ढूंढो। मेरी एज थी उस वक्त कोई 28 सॉरी कोई 33 के करीब, उसकी एज थी 50 के करीब, 50 से ज़्यादा। लेकिन वो बंदा मेरे ऊपर रिलाई कर रहा है कि नहीं नहीं ज़मीन तुम लो। यानी इतना मेरा मार्केट में हो गया था कि ये ज़मीन मेरे से बेहतर ले सकता है। वो इतना तजर्बाकार आदमी मुझे कह रहा है कि ज़मीन का सौदा तुम जाके करो। मैंने 10 लाख पकड़ा, मैंने जाके किसी को, मैंने उसके सौदे करने शुरू कर दिए। वहाँ पे उस दौर में अब मेरे नाम का मसला ये हो गया था कि मुझे बंदे आके पैसे ऐसे ही पकड़ा जाते थे, जिसके पास भी पैसे होते थे उन्होंने कहा उत्थे किड़े किते जाने ने। यानी वो एक ट्रस्ट भरोसा हो गया, भरोसा इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत सारे लोग कहते थे कि आप उस ज़मीन के बारे में कह दें कि वो ठीक है तो हम ले लेंगे जाके। अच्छा, तो मेरे पास अमानतन भी लोग पैसे रखने लगे कि यार ये हमारे पैसे पड़े हैं, अगर कहीं लगाने हुए तो लगा दिया, हमें जो देना दे देना, मेरे पास तो पड़े हुए हैं। अब मेरे पास 5 लाख हैं, मैंने काम शुरू किया, 5 उसने मुझे दे दिए। 2001 में मेरे पास 5 करोड़ रुपए लोगों के आ गए। अच्छा। जो मेरे ऊपर ट्रस्ट। अब उन्होंने ट्रस्ट कैसे किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आपको ज़रूर पूछना चाहिए। कैसे? 90 के बाद जिस बंदे ने भी ज़मीन लेनी हो, उसने ज़मीन लेनी हो पाकपतन, मैं उसके साथ खुदाई खिदमतगार होता था। अच्छा चाचा जी मैनू नाल ले चलो। अब मैं पटवार का माहिर हो गया था। ठीक है। अब मैं वो बंदा लेके जाके मुझे, वो उसको पता इसका कोई लेन देन नहीं, वो लेके जाता, मैं जाके रिकॉर्ड कट के मैं कहना चाचा जी ਇਹਦਾ है गलती, कहना यार है मुंडे ने बड़ा कम किया। अब पटवारी भी मेरी तरफ देख रहा है। अब ये मैं इतने लोगों के काम किए, इतने लोगों के काम किए कि 10 साल पूरे पंजाब में ज़मीनें लोगों को मैंने दिखाई। अच्छा, अब जब टूटी फूटी मेरी गाड़ी भी मेरे पास आ गई है तो मैं गाड़ी भी अपनी लेके जा रहा हूँ, और उस बंदे को मैंने साथ। अब वो बंदा घर जाता, कहता यार वो मुंडा बड़ा ही चंगा यार, वो मैनू समझ नहीं आई, उन्हें खाता पीता भी कुछ नहीं, मेरा खाने पीने का मसला ही नहीं था। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी भर की रूटीन है। और रस्ते जो मैं कितने रेडी तो सस्ते केले होंगे हो तो 6 केले फड़ने, 2 ਉਹਨੂੰ दे देने, 2 मैं खा लेने, 2 ड्राइवर ने खा लेने। अल्लाह उन्हें कहा यार तो एक वेला बंदा मिल गया ना, ए ज़मीन का भी मैनू चक्कर लवाया है तो जनाब मैनू तो बड़े। अब वो घर घर में एक कहानी ना यार, वो किसी ऊपर से यार वो तो सियाना भी बड़ा है, वो तो रिकॉर्ड को बड़े अच्छे तरीके से देखता है। वो 10 सालों में मेरे पास कोई 50 से ज़्यादा वो लोग इकट्ठे हो गए, यानी अपने अपने घरों में, जिनका मैंने कुछ ना कुछ काम किया। अब ज़मीनों की सेल परचेज शुरू हुई तो ना कहा यार उन्होंने बड़ा पता है, वो देखो चलिए। अब वो उनको बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था। मसलन उनमें अभी तक मेरे एक सैयद जवेद हसन है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनके साथ 88 से तलक बना, उनको भी मैंने फ्री ज़मीन लेके दी, यानी सर्विसेज मैंने नहीं ली। उन्होंने भी मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे को भी कोई करोड़ रुपए पाए ने, मैं कहा तुम ही दे दे।
अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। ठीक। 2001 में आपने कहा ना टर्निंग पॉइंट, अब 2001 में मैं एक किस्म का सेठ हूँ कि मैं जिसको भी फ़ोन करूँ मैं 50 लाख रुपए पकड़ सकता हूँ। उस अपनी कंट्रीब्यूशन पे जो मैंने फ्री उनको 10 साल सर्विस अपनी प्रोवाइड की है, ठीक। उन 10 सालों में मुझे भी बार बार अपने आप पे गुस्सा आया हाँ। कि मैं की कमाया जी अदे चो, यानी 6 दिन मैं गया हूँ, 6 दिन के बाद एक बंदे ने ज़मीन ले ली, एक ने बेच दी, एक ने पैसे ले लिए, एक ने ज़मीन ले ली, तो मैंने क्या लिया? मैं खाली उनसे तारीफ़ करवाई और मैं घर आ गया हूँ। लेकिन उसका रिटर्न शुरू हो गया 10 सालों के बाद। वो बंदे जिनके साथ मैंने उनका नहीं वो अखा मीट के उन्हें चेक दे दो, बाकी कई लोगों ने चेक बुकें मुझे दी कि मेरी चेक बुक से जितना आपको चाहिए हो वो दे देना और जो आपको चाहिए मुझे देना हो दे देना। उनमें कोई एक भी शिकायत करिंदा आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जो आपको ये बता दे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बता दे कि इफ्तिखार को मैं चेक बुक दे आया था और फिर उसके बाद ये कुछ हुआ। यही मैं ईमानदारी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। ये टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद फिर मेरे पास वो वर्थ इतनी आ गई, फिर तो मुझे मलिक रियाज ने बुलाया 2001 में। उसने कहा जी मैं 10 लाख रुपए आपको सैलरी देता हूँ, घर देता हूँ, गाड़ी देता हूँ, गार्ड देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने जो भी करना अपना करना। उसके बाद फिर पहली सोसाइटी मैंने अपनी 2006 में अपनी ज़मीन पे जो मैंने कुछ ख़रीदी थी, कुछ मेरे हिस्से में आती थी और बाकी ज़मीन मैंने ख़रीद ली थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 2001 के बाद पैसे की कमी नहीं है। मैंने अपना घर तब्दील किया, गांव छोड़ा। 2001 में एक सरोबा गार्डन स्कीम थी, मैंने वहाँ पे आके घर लिया। कोई वहाँ की स्कीम वालों के बड़े प्रॉब्लम थे, मैं वहाँ पे भी खदाई खिदमतगार 400 घर था, उन्होंने मुझे सरपरस्त बना लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो आपने आपकी जो स्टोरी है, ये बताइए कि आप ज़रा इसको ज़रा बिज़नेस की साइड पे लाते। जी, क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसे ही बूम पे रहेगा जैसे था? नहीं। 20 के बाद मैंने लोगों को बता दिया था कि 2 नंबर सोसाइटी अब नहीं बनेगी। 2020 के बाद 2020 के बाद ये जितनी 2 नंबर आपको नज़र आती हैं ना, 61,000 सोसाइटियाँ पाकिस्तान में, क्या मैं पाकिस्तान से लेके 47 से लेके आज तक 2025 तक बनी है। उनमें 54,000 में मसले हैं। आप उनको जाली भी कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं, आधी ठीक आधी जाली कह सकते हैं, किसी को पूरी कह सकते हैं, लेकिन उनमें मसले हैं। 54,000 सोसाइटियों में मसले हैं। 7,000 ऐसी हैं जिनमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब आप इसकी रेशो निकाल लें, 70,000 अरब रुपए इस कौम के प्रॉपर्टी के काम में डूबे हैं। 70,000 अरब रुपए जो मुख्तलिफ डेवलपरों ने लिए हैं। कोई बाहर भाग गया, कोई इधर ही भाग गया, किसी ने लड़कियों के ऊपर खर्च कर दिए, किसी ने लड़कों के ऊपर खर्च कर दिए, किसी ने कहाँ खर्च कर दिए। अब 2020 के बाद मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी के काम को अब ज़वाल आने लगा। अब फेक काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब सिर्फ असली काम चलेगा। रातों रात अमीर होने वाला ख्वाब ख़त्म। अब आपका जेन्युइन काम जो है वो चलेगा, वो 100% चलेगा जब भी को करेगा। अच्छा, 100% जेन्युइन काम जो है वो चलेगा। 2 नंबरी ख़त्म। अच्छा, तो जब 2 नंबरी ख़त्म हो गई तो ये 90% काम बंद हो गए। अच्छा, तो यानी अब वो जो रातों रात अमीर होने वाली कहानी है वो ख़त्म हो कोई जो अच्छा, इस नीयत से आ रहा है। ये मुझे बताइए कि आज जिस तरह के आपने हालात बताए कि 1981 में आप कीकर के नीचे बैठे हुए थे, आज भी कोई नौजवान कीकर के नीचे बैठा होगा किसी गांव में, आज भी उसको माली मुश्किलात का सामना होगा, आज भी उसके सामने मुस्तकबिल तारीक होगा, आज भी शायद उसकी एक ऑप्शन हो कि यार मैं खुदकुशी कर लूँ, जी, या वो दिल में सोच रहा होगा कि काश मेरे पास पैसे होते मैं बाहर चला जाता। क्या करे बंदा फिर आज के दौर में पाकिस्तान में? वेरी गुड, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इस पे जो बाहर जाने वाली बात है ना, वो तो आपकी वसातत से मैं नौजवानों को बता रहा हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। बाहर आपको मौका मिले आप ज़रूर जाएं, लेकिन बाहर जाके आपने करना क्या है? आप यहाँ पे अपनी स्किल बनाएं। आप अच्छी टाइल लगा लेते हैं, आप अच्छा रंग कर लेते हैं, काम करना तो बुरी बात है ही नहीं। काम ना करना बुरी बात है। हमारी कौम बदकिस्मती से हम बड़े काम चोर हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें काम नहीं आता। आप ऐसे करें कि 10 ड्राइवर रखें, बारी बारी ना कुछ 6-6 महीने ट्राई करें, 10 में से एक भी आपको परफेक्ट ड्राइवर नहीं मिलेगा। आप करके देख लें। हालांकि आप एक ऐड दें, आपको
2000 ड्राइवर आपको फ़ोन करेगा, तो इसका मतलब है कि उनमें स्किल नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि ईमानदारी कितने लोगों में है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनमें कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको स्किल लेके जाए ना भाई, जाएं आप, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको स्किल लेके जाएं जो आपका काम हो इतना परफेक्ट हो कि आप जब जाएं तो आपको खुद भी अपने आप के ऊपर फख्र हो कि यार मैं, आप हर एक को तो कहते को अगले बंदे को इस तरह का बनना चाहिए, तो आप खुद क्यों नहीं बनते ठीक है। कि यार मुझे भी इस तरह का बनना चाहिए। यानी गोया वही आप वहीं पे रेफर करेंगे कि वही जो आपने पॉइंट्स बताए वही थे। पॉइंट। अच्छा, तो आज वैसे एज अ बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं आजकल कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? मतलब क्या सिर्फ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के अलावा भी वेन्यूज है? नहीं, प्रॉपर्टी के अलावा देखे कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है ना, कंस्ट्रक्शन का, वो तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में मेहनती लोग, ये जो जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हों, वो को आपको पूरे पाकिस्तान में शायद ही को बंदा मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन का काम इतनी ईमानदारी से करता हो। कोई बंदा करके देख ले, बहुत मौके हैं, वसी मौके हैं उसके लिए। कंस्ट्रक्शन की कोई बंदा पाकिस्तान में ये अफोर्ड नहीं करता कि उसके पास इतना फालतू टाइम हो के अपना घर बना ले। 80 के करीब आइटमें लगती हैं घर में, कहाँ से खरीदता फिरेगा यार एक एक चीज़। आप लेंगे, आपने तो मार्केट को पहले, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, जिसके अंदर वो 8-9 खसूसियात हैं, 8-9 खसूसियात हैं, तो उसने कामयाब होना है। अच्छा। वरना 2 नंबरी से तो हो सकता है, वरना नहीं होगा। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, आपकी वसातत से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई बच्चा ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, इसमें मैंने कोई मज़हब का तड़का नहीं डाला हुआ, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करके 5 साल के बाद मेरे पास आ जाए कि मैंने पूरी की पूरी सारी चीज़ों पे अमल किया है, लेकिन ये देखें मेरा तो काम नहीं चल रहा। मैं अच्छा, गारंटी से कहता हूँ कि काम चलेगा। ये बताइए, बिजनेस के बारे में तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है। आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या तजर्बा है कि पाकिस्तान में बिजनेस आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान में बिज़नेस मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान में बिज़नेस क्यों मुश्किल हुआ है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कभी ये बताया ही नहीं गया कि मुल्क के लिए सबसे जो मुफीद तबका होता है, जो उस मुल्क का सबसे यूज़फुल तबका होता है, वो बिज़नेसमैन होता है। उसमें खाली ब्यूरोक्रेसी का नहीं मसला, बिज़नेसमैनों का भी मसला है। जब 100 में से 90 2 नंबर होंगे तो ऐसा ही आपके बारे में लोगों के व्यूज़ ऐसे ही होंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि अगर आप डिप्टी कमिश्नर है ना, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने इसके बिज़नेस को रोकना कैसे है। आपको कभी बताया ही नहीं गया कि आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो जूता पहना है, आपकी जो गाड़ी बाहर खड़ी है, आपके दफ्तर में जो फाइलें पड़ी हैं, आपके दफ्तर में जो फर्नीचर पड़ा है, वो इन्हीं लोगों के टैक्स से आया है। देखिए ना, मैं आप किसी दिन कहेंगे तो मैं आपको टैक्स का हिसाब दे दूंगा, कितना टैक्स हम अब तक आज तक दे चुके हैं। 200 बंदे मेरे पास काम करते हैं। अब वो 200 बंदों को रोज़गार दिया है ना, मैंने तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं लिया। यानी एक डेवलपर जो है वो गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं लेता, जो गवर्नमेंट उसको देती है उसकी पेमेंट लेती है। गैस देती पेमेंट लेती, बिजली देती पेमेंट लेती है, सड़क वो खुद बनाता है, सीवरेज वो खुद डालता है। गवर्नमेंट तो उसके आगे पैसे डालने के भी पैसे लेती हैं। हमसे हज़ारों किस्म की फ़ीसें अलग ली जाती हैं। भाई वो आपसे तो बंदा कुछ नहीं ले रहा, आप खाली उसने सलूक ही। मैं कहता हूँ कि साल बाद डीसी साहब जो हैं वो एक मुकाबला ही करवा दें, वहाँ पे बुलाएं, किसी को कुछ छोटी मोटी शील्ड ही दे दें, उसको कहें यार इतनी ईमानदारी से आपने काम किया, इतना काम किया है। बंदा वैसे ही हौसला अफजाई हो जाती है उसकी। वो बंदा सोचता कि यार मैंने मुल्क के लिए कुछ किया, और मुल्क की हमदर्दी, इज़्ज़त, वक़ार उसके दिल में बुलंद हो जाता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, उसकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि ये बिजनेसमैन चोर है, आप इसके ऊपर एक बैठे हुए हैं, आप दरोगा, पुलिसमैन दरोगा बैठे हुए हैं, आपने इसकी चोरी को पकड़ने के लिए आप बैठे हैं। वो उसको असिस्ट करता ही नहीं है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन को जब तक सोसाइटी इज्जत नहीं देगी, जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी इज्जत नहीं देगी, आपकी हुकूमत इज्जत नहीं देगी, कारोबार नहीं फले फूलेगा। ये बताइए कि आज अगर प्रॉपर्टी का काम करना चाहे कोई नौजवान आप ही की तरह का, मैं वही 1981 वाला या 1990 वाला, जी, तो क्या आज भी मुमकिन है? आज भी ऐसे वेन्यूज़ हैं प्रॉपर्टी? 100% बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं ये आपको बताऊं,
नामुमकिन कुछ नहीं है। ये आपके इरादे हैं, वो जो अगर आपके इरादे इतने कमज़ोर हैं या उनको आप दे कुछ नहीं रहे, यानी अपने काज को आप देख। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी 25 साल एज है, आपने 5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, आपकी एक लड़की के ऊपर नज़र है, वो बहुत अच्छी है, बहुत लाइक है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, आप कहते हैं यार ये कभी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाए। वो एक दिन आपको फ़ोन करती है, वो कहती कल मैं आपको मिलूँगी। आपको रात को नींद आती है? बताएं मुझे आप। 25 साल की 25 साल की उम्र में आज तो, नहीं, हाँ 25 साल की उम्र में शायद आप रात ये भी बैठ के सोचेंगे सुबह मैंने कपड़े कौन से पहन के जाना है, सुबह मैंने जूता कौन सा पहनना है, मैंने बाल किस तरह बनाने हैं, मैंने बात किस तरह करनी है, मैंने बात कहाँ से शुरू करनी है। वो लड़की कुछ नहीं दे रही आपको। उसने आपको एक फ़ोन किया, हो सकता है उसने यही पूछना हो कि आजकल आप कर क्या रहे हैं। आप उसको वो, मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। मुल्तान में वो एक स्टूडेंट था, क्लास फेलो था, वो लड़की को बहुत चाहता था, वो लड़की की उम्र गुजर गई, वो उधर हो गया, गुजर गया कुछ 10 साल। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था तो लड़की ने गाड़ी खड़ी की, तो उसने, उसका क्लास फेलो था, उसने कहा हो तुम इधर फिर रहे हो। उसने गाड़ी में बैठाया, जाके बैठा के अब वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मेरा पार्टनर यही बेहतर साबित हो सकता था। तो चले कोई बात नहीं, आज भी देर आए दुरुस्त आए, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उसको ले जाके बैठा के उसने जूस शूस उसको पेश किया। थोड़ी देर बाद उसने अंदर से अपने बच्चों को बुलाया, उसने कहा कि अगर आप भी दूध नहीं पियोगे तो इस अंकल की तरह हो जाओगे। तो उसने कहा कि ये बात ये है, आप एक लड़की जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर, उसके लिए आपके दिल में इतनी है कि उसको मैंने मिलने जाना है तो मैंने ये करके जाना है। कितने कितने टाइम जो है 4-4 5-5 साल ये लड़कियां लड़के एक दूसरे को दे देते, कोई बुरी बात नहीं। अगर तो आप अपने पाँव पे खड़े हो गए तो जो मर्जी करते रहें भाई, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? ठीक है, यानी वो कैरियर होना चाहिए जो अगर आपका कैरियर आपकी प्रायोरिटी है तो कैरियर ही बनेगा। अगर आपकी कैरियर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आपकी मेरी ये है कि मैंने वेले बैठना है, तो फिर अब मैंने सोना है, मैं बैठा रहूंगा भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में आज भी ये गुंजाइश मौजूद है कि आप उसमें पैसे बना सकते हैं और यानी इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पे कि जहां पे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके सामने आज फर्ज की करते हैं कि आज 1981 है या आज 1990, क्या आप फिर भी यही काम करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें पहले मैं एक पॉइंट भूल गया, वो मैं आपको बता दूं। जो भी काम आपने करना है उसके साथ आपने अनफाक फी सबीलिल्लाह ज़रूर करना है। अल्लाह के रास्ते में कुछ दे, हाँ, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, और वो आपने ये दिल में सोच के देना है कि मैं सिर्फ अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, किसी मतलब के लिए मैं नहीं दे रहा। ठीक है, ये पॉइंट आप ऐड कर लें इसमें। ठीक है, वो अल्लाह के साथ ट्रेड है, अल्लाह के साथ तजारत है। मैंने 500 से अपना 93 में बनाया था मोहम्मद अली ट्रस्ट, मेरे वालिद साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली ट्रस्ट। मैंने 500 से बनाया था, 500 रुपये से, 500 रुपये से। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 50 लाख, 40 से 50 लाख रुपए मंथली उसकी जो मामलात हैं सारे अनफाक फी सबीलिल्लाह, ये आपने ज़रूर करना है। ठीक, ये मज़हब का मसला नहीं है, लोग समझते हैं ये मज़हब का मसला नहीं है। अब आ जाए आपके सवाल की तरफ। दुनिया भी, बल्कि अब तो मॉडर्न दुनिया भी कहती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ जी, आपके दिल को एक इत्मीनान मिलता है ना, आपको एक किक मिलती है। अब आ जाए आपके सवाल की तरफ। हाँ, मैं वक्त पीछे चला जाए तो मैं क्या बनना चाहूँगा? मैं शायद प्रॉपर्टी का काम ना करूँ। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, मेरा असल जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था वो था पढ़ना पढ़ाना। वो मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, उन तक घरों को टपाएगी ना अगर कुछ नहीं करेंगे तो। मैं फिर उसमें, लेकिन अगर मैंने बिज़नेस करना है, या तो मैं पढ़ने पढ़ाने की तरफ चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैंने बिज़नेस करना है तो फिर मैं यही करूँगा, प्रॉपर्टी का। मुझे एक वहम है, मैं आपको बताऊँ कि कोई पाकिस्तान के चंद लोग होंगे जितना इसके बारे में वो इल्म रखते हैं उतना मैं भी रखता हूं। अगर मैं आपको आज नौकरी की ऑफ़र करूँ तो कितने पैसों में आप
मुलाजमत कर सकेंगे? फ्री कर लूँगा मैं। आप मुझे नौकरी की ऑफ़र करेंगे, मैं फ्री कर लूँगा। अच्छा, यानी नौकरी ना करने के फैसले पे आज भी कायम? आज भी क्या? नहीं, उसके बाद तो बड़े मौके आए, यानी जो लोगों को जब जब ये खबर हुई कि यार वो ऐसे फैल जाती ना बात, हाँ। लोग कहते हैं कि नहीं फैलती भाई, बुराई या अच्छाई आपकी खुद ब खुद फैलनी है। हम्म। जब ये फैल गई कि उसको रिकॉर्ड का बड़ा पता है, उसको पटवार का बड़ा पता है, उसको ज़मीनों के काम का बड़ा पता है, तो बहुत सारी जगह से मुझे अपना बहुत सारे लास्टली मुझे ये बताइए जी, कभी जिंदगी में इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा जिसके बाद ये लगा हो कि अब उठना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये मुझे कभी नहीं लगा कि अब उठना मुश्किल है। नाकामियाँ बहुत, ये बिल्कुल नहीं कि मेरी ज़िंदगी में नाकामी नहीं आई। मुझे यहाँ पे लोगों ने, मैं उनका कोई खुलना नहीं चाहता कोई भी बात, मुझे बहुत सारे लोगों ने, ये आपके मुआशरे का मसला है, ये चूँकि इंडिविजुअल मसला नहीं है, मैंने डिस्कस नहीं किया। ये आपके मुआशरे का मसला है कि आप में जब बंदा आपसे आगे निकलना चाहता है, आप उसको आगे निकलने नहीं देना चाहते। हालांकि हो सकता है कि वो उनके लिए कोई मुफीद ही साबित हो जाए, उन रिश्तेदारों के लिए मुफीद साबित हो जाए, उन दोस्तों के लिए मुफीद साबित हो जाए, उस मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो जाए, लेकिन हम नहीं निकलने देते। एक हसद जो की कैफियत जो है। हसद की बहुत, ये जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये हमारे मुआशरे में कूट कूट के भरा हुआ है। वो फिर जो लोग हैं ना, जो ताकतवर लोग हैं, वो आपको रोकते हैं। अब दो तरीके होते हैं आपके पास कि आप ब्लैकमेल हो जाएं, उनको कुछ शेयर वेयर दें, आप नहीं होना चाहते, आप कहते हैं मैंने तो गलत काम ही कोई नहीं किया, फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अनलिमिटेड। मायूसी अल्हम्दुलिल्लाह 90 के बाद मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन जो उसके रास्ते में रुकावटें आई, वो बड़ी बड़ी रुकावटें आई, बड़े बड़े मसाइल आए, अल्लाह ताला ने हल किए। लेकिन उसमें आप किसी दिन घर तशरीफ़ लाएं तो अपनी भाभी से पूछें कि 93 के बाद मैंने वो बाहर जो दुख होता है, बंदा बहुत, ये मैं ख़वातीन को कहता हूँ कि बंदा बहुत सारे मसाइल से निकल के आ रहा होता, उनको नहीं पता होता, वो घर में बैठी होती हैं, पता नहीं उसकी किसी दिन जॉब जाती है, उसको किसी दिन बिज़नेस में कमी होती, नुकसान हो जाता है, किसी दिन उसको कोई थ्रेट आता है, किसी दिन उसके लिए कोई महकमे से लेटर आता है, किसी दिन यहाँ पे तो महकमे में भी एक थ्रेट है ना, तो वो पता नहीं किस कैफियत में होता है। तो वो उसकी इन चीज़ों को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, और जो बंदा स्ट्रगलर होता है, जो स्ट्रगल करके आ रहा है, उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करें। अगर वो अंडरस्टैंड करेंगी तो ये उनके लिए, घर के लिए बेहतर हो जाएगा। उसका साया मैंने जो भी उसके बाद प्रॉब्लम आए, 2015 तक बहुत प्रॉब्लम आए। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसको ज़मीन पसंद आ गई, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, तो उसने बड़े आदमी को मेरे पास भेज दिया कि वो ज़मीन मुझे दो। उसने कहा जी, वो पाकिस्तान के पहले 2-3 बंदों में बड़ा, यानी किसी का वो दामाद या बहू समझ लें कि जिसको आगे। तो मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, बेचनी तो पड़ेगी आपको। मैंने कहा यार ऐसे सौदा थोड़ा होता है। अब आ जाए किसी को भी, आपने कहीं पे कोई प्लाट लिया है, वो किसी बड़े आदमी की नज़र में पड़ जाए, तो पाकिस्तान में मसला ये है कि वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं भैया आप बेच रहे, जब हमने कह दिया है। एक मरतबा जिनकी 8 से 13 तक हुकूमत थी मरकज़ में, जी आप उससे समझ आए, जी, उनका जो सबसे बड़ा आदमी था, उनका मुझे पैगाम आ गया। उन्होंने कहा जी उन्होंने आपको बुलाया। मैनू गरीब मस्कीन होना क्यों बुला लिया? तो उन्होंने कहा जी वो यहाँ पे कोई डेरा बनाना चाहते हैं, तो ये ज़मीन वो ख़रीदना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़मीन बेचता नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद आपके लिए मुश्किलात तो आनी है क्यों नहीं आनी? फिर वो मुझे बहुत सारी जगह पे बुलाया गया, कहा गया, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ों पे आपकी बुनियाद है, ये जितनी मैंने बताई हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, अब निकल जाएंगे। मैं आखिरी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है, अगर पाकिस्तान के जितने भी साफ़ी हैं या पॉडकास्टर हैं या मीडिया पर्सन्स हैं, अगर वो बिज़नेसमैनों को बुलाना शुरू कर दें, जो रियल में लोग हैं, उनकी कोई किसी भी शोबे में किसी की कामयाबी, कोई रंग बहुत अच्छा करता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करता है, तो आपका मुल्क तरक्की के रास्ते पे आ जाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। आपने बड़ी डिटेल से अपनी स्टोरी भी सुनाई, और जो आज के नौजवान हैं उनके लिए एक अमली रास्ता भी है। बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ किताबें ऐसी हैं, बाज़ मिसालें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं बाहर होती हैं या तारीख़ की किताबों में दफन होती हैं। हम उन्हें देख के, कम से कम मेरा तजुर्बा ये है कि
कि हम उन्हें देख के कुछ मुतासिर तो होते हैं, लेकिन कोई काबिल अमल मंसूबा हमारे जहन में नहीं आता। इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू करके मुझे एक बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ है कि इफ्तिखार साहब से बात करके आपको एक हमेशा ज़िंदगी की अमलियत पसंदी पर यकीन आने लगता है और आप ऐसा सोचने लगते हैं जो हकीकत के करीब हो। लेकिन बशर्ते कि जैसे उन्होंने अपने कामयाबी का राज बताया कि आपने सबसे पहले तो दिमाग से सोचना है, उसके बाद कोशिश ऐसी करनी है कि कोई यहाँ जहाँ पर आपका पसीना बह जाए, और फिर काम में महारत ऐसी हासिल करनी है कि सारे लोग आपकी तरफ देखें उस काम के लिए। और फिर दीगर बातें भी जो इन्होंने बताई, मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा में ये सारी बातें मुझे ऐसे ही कोई शख्स बताता तो मेरी ज़िंदगी मौजूदा ज़िंदगी से डेफिनेटली बेहतर हो सकती थी।